आयुष्मान, एम आई ऑडिबल? ठीक है। प्रभु नूर, समझ आया कि हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं और क्यों क्लासिफाई करते हैं मटेरियल्स को? उनकी प्रॉपर्टीज क्या है क्लासिफाई करने के लिए? मैम यस मैम, थोड़ा थोड़ा मैम, मैम समझ आ रहे हैं। क्या चीज? मैम मैम समझ आ गया। समझ आ गया। ठीक है। उसके बाद मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं ये पढ़ेंगे। ये क्या हो गया? ठीक है। देर आर थ्री प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के तीन प्राइमरी स्टेट्स होते हैं। क्या क्या है? मैटर एग्जिस्ट इन थ्री प्राइमरी स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दो और होते हैं, अभी नहीं है लोअर कोर्स में। मैटर हैव अ फिक्स्ड, सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। सॉल इसमें हमें सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है मैटर का, कि मैटर के तीन स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ये बस बताया गया है कि इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, मतलब ये होते कैसे हैं। तो सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है। लिक्विड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर। देखो अब इनका सॉलिड्स में क्या है, शेप भी फिक्स है। शेप देंगे हम लोग, okay। सॉलिड में क्या है, शेप भी फिक्स है और वॉल्यूम भी फिक्स है। मतलब ना इनका शेप चेंज होगा ना इनका वॉल्यूम चेंज होगा। उसके बाद लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड्स में फिक्स वॉल्यूम होती है बट दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। जो भी कंटेनर में लिक्विड्स होंगे वो उसका शेप ले लेंगे, मतलब इनकी शेप फिक्स नहीं होती है। हम्म लिक्विड्स की शेप फिक्स नहीं होती है। एंड गैसेस हैव नीदर फिक्स शेप नॉर वॉल्यूम। अब गैसेस में दोनों ही नहीं होता है, ना उनका फिक्स शेप होता है ना उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। दीज स्टेट्स आर डिटरमाइंड बाय द अरेंजमेंट एंड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन द मटेरियल। अब इन स्टेट से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि उनका अरेंजमेंट, किसी भी मैटर का अरेंजमेंट कैसा है और उनके मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कैसे हो रहा है। इस लाइन का क्या मतलब है? दीज स्टेट्स डिटरमाइंडेड बाय द अरेंजमेंट। ये स्टेट्स हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? उनके अरेंजमेंट से। अरेंजमेंट से मतलब सॉलिड को हम लोग कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं कि उसका जो, उसके एटम्स का जो अरेंजमेंट है, उसके मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो कैसे हुआ है, वो बहुत पास पास हुआ है। लिक्विड का क्या है, थोड़ा दूर दूर हुआ है। फिर गैसेस का क्या है, थोड़ा और दूर हुआ है। तो दीज स्टेट्स आर डिटरमाइंड। अब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैसे डिटरमाइंड हो रहे हैं? अपने अरेंजमेंट से और मूवमेंट से। मतलब उनका अरेंजमेंट, सॉलिड के जो पार्टिकल्स है, जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत पास पास अरेंज है। मूवमेंट सॉलिड में कैसा हो रहा है, बहुत कम मूवमेंट हो रहा है। देखो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत कम मूवमेंट करते हैं, वाइब्रेशन शो करते हैं वो। ठीक है। तो दीज स्टेट्स आर डिटरमाइंड बाय द अरेंजमेंट एंड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन द मटेरियल। समझ में आया? ये वाली लास्ट लाइन समझ में आई? प्रभु नूर, समझ आ रहा है? मैम यस। ओके, कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। मैम हम्म हो क्या रहा है ये? ठीक है, फिर स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद क्या आता है? सॉल्युबिलिटी एंड मिसिबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है प्रियल?
रियल मैम, सॉल्युबिलिटी वो होता है जो सॉल्यूट होता है, एंड सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूट वो होता है जो सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होता है, और सॉल्वेंट वो होता है जो सॉल्यूट को मिक्स मतलब उसके अंदर होता है। अच्छा ठीक है, सॉल्युबल सब्सटेंसेस की डेफिनेशन क्या होगी? सॉल्युबल सब्सटेंसेस कैन कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर। सॉल्युबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। सॉल्युबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस नोन एज द सॉल्यूट। सॉल्युबिलिटी एक सब्सटेंस की वो एबिलिटी होती है जिससे वो किसी भी लिक्विड में, किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। देखो कॉमनली हमारा सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। अगर हम कॉमनली कोई भी एक मिक्सचर बनाएंगे तो उसके लिए हमारा सॉल्वेंट क्या है? वाटर ही है, वाटर ही होता है। बहुत कम ही ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज नहीं होता है। तो एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट जो हम कम अमाउंट में किसी जो चीजें हम डिसॉल्व कर रहे हैं उसे हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे, और जिस चीज में डिसॉल्व किया जा रहा है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे। जस्ट लाइक अगर हम लोग वाटर और सॉल्ट को मिक्स करके उसका एक मिक्सचर रेडी कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्ट को हम लोग सॉल्वेंट सॉल्यूट बोलेंगे और वाटर को सॉल्वेंट बोलेंगे। सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा लिया जाता है और सॉल्यूट हमेशा कम लिया जाता है। क्या? सम सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं। ये चार्ज नहीं हो रहा है क्या? ये डिस्चार्ज हो गया है। हम्म। हम्म। तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से सॉल्युबल होते हैं, मतलब वो एकदम डिसअपियर हो जाते हैं, मीनिंग दे डिसअपियर इनटू द लिक्विड while अदर आर insoluble। अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं, जो डिसॉल्व होते ही नहीं है। इनसॉल्युबल सब्सटेंस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर एट ऑल। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर में बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंड, स्टोन, चॉक पाउडर, ऑयल, ये सारे इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल हैं। Soluble substance can completely dissolve in water and they disappear. Soluble substances वो substances होते हैं जो completely water में dissolve हो जाते हैं और disappear हो जाते हैं। Soluble substances mix completely with water and disappear। देखो सेकेंड लाइन लिखी हुई है। Insoluble substance do not mix with water and remain separate। Insoluble substances जो होते हैं वो water में बिल्कुल भी मिक्स नहीं होते हैं और वो सेपरेट रहते हैं, मतलब वो डिसअपियर नहीं होते हैं, वो हमें दिखते ही रहेंगे। जब वाटर में कोई चीज मिक्स नहीं होगी इट मीन्स कि वो हमें दिख रही है, वो डिसअपियर नहीं हुई है। ठीक। मिसिबिलिटी refers to the ability of two liquids to mix together and form a single phase। अब मिसिबिलिटी को हम लोग डिफ्यूजन भी बोल सकते हैं। मिसिबिलिटी को हम लोग अदर लैंग्वेज में डिफ्यूजन ही बोलेंगे। लिक्विड टू लिक्विड का जब डिफ्यूजन होता है तो दो लिक्विड एक ही मिक्स हो जाते हैं। दो लिक्विड एक ही में कैसे मिक्स होते हैं? क्योंकि उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। कोई भी लिक्विड है तो उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होगा, तो उसमें क्या होगा कि वो लोग एक सिंगल लिक्विड ही फॉर्म कर लेंगे, एक सिंगल फेज फॉर्म कर लेंगे। तो मिसिबिलिटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ टू लिक्विड्स मिक्सिंग टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल फेज। वाटर या किसी भी लिक्विड की ये एबिलिटी कि वो एक दूसरे में मिक्स हो जाए और एक सिंगल फेज, एक सिंगल लिक्विड का फॉर्मेशन कर ले, उसको हम लोग मिसिबिलिटी बोलते हैं। तो सॉल्युबिलिटी और मिसिबिलिटी समझ में आई? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। प्रभु नूर नो। समझ में आया?
मैम यस। कोई डाउट इस टॉपिक में? मैम नो। ठीक है, देखो अब इस इमेज में क्या दिया हुआ है। सॉल्युबल सब्सटेंस और इनसॉल्युबल सब्सटेंस का डिफरेंस दिया हुआ है, दिख रहा है? सॉल्युबल सब्सटेंस और इनसॉल्युबल सब्सटेंस के बीच में डिफरेंस दिया, मतलब सबसे पहले सॉल्युबल की डेफिनेशन दी हुई है। ये सॉल्युबल सब्सटेंस कैन कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन दी हुई है। फिर ये बताया गया है कि अगर कोई भी सॉल्युबल सब्सटेंस को हम लोग वाटर में मिक्स करेंगे तो वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। उसके बाद फिर इनसॉल्युबल बताया गया है, तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल में हमें डिफरेंस दिया गया है। फिर मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। रियल क्या होता है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स? मैग्नेटिक वो होता है जो उसपे जैसी एक चीज होती है, जैसे जो बैटरी होती है तो वो मैग्नेटिक होती है। तो वो एक दूसरे से मतलब आ जाएंगे, कौन मतलब कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है? वैसे बैटरी हो गई, और ये मटेरियल बताओ, ये लिखा हुआ है ये चीज, कल तीन आयरन। मटेरियल्स बताए थे। यस मैम। क्या क्या होते हैं? आयरन, और निकेल। हाँ, और और लिखा हुआ है प्रियल, कोबाल्ट। सामने लिखा हुआ है, कहाँ देख रही हो? कोबाल्ट। हम्म। तो ये सारे जो मटेरियल्स हैं इन्हें हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, और मैग्नेट इनको अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? कितने पोल्स होते हैं मैग्नेट के? मैम एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, तो दो पोल। क्या अट्रैक्ट होता है, क्या रिपेल होता है, मतलब इसकी बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? क्या क्या प्रॉपर्टीज है? प्रॉपर्टीज ही तो है, ये 6 प्रॉपर्टीज ही तो लिखी हुई है। मैग्नेट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन निकेल एंड कोबाल्ट। मैग्नेट सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा जो आयरन निकेल और कोबाल्ट के बने होंगे। उसके बाद मैग्नेट्स हैव 2 पोल्स। मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। ठीक है, लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर, मतलब अगर नॉर्थ नॉर्थ होगा तो वो रिपेल करेगा, और अनलाइक पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक पोल्स जैसे कि नॉर्थ साउथ है तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर लाइक पोल्स होंगे, नॉर्थ नॉर्थ होगा, साउथ साउथ होगा, तो वो रिपेल करेगा। अपोजिट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर। दो मैग्नेट के अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट होते हैं। लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर। दो मैग्नेट के लाइक पोल्स रिपेल करेंगे, देखो इमेज में बताया गया है कि नॉर्थ नॉर्थ एक साथ है तो रिपेल कर रहा है, साउथ साउथ एक साथ है तो रिपेल कर रहा है, मतलब दूर जा रहा है। ठीक। If a magnet is suspended freely by a thread, it aligns itself the north साउथ डायरेक्शन। वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मूव करेगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ वो जाएगा। अगर एक मैग्नेट को हम लोग थ्रेड की हेल्प से फ्रीली फ्रीली मतलब छोड़ देंगे, थ्रेड की हेल्प से फ्रीली छोड़ देंगे कहीं पे बांध के, तो क्या होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ वो जाएगा। मैग्नेटिक materials can be categorized based on their interaction with magnet। अब मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग कैसे कैटेगराइज करेंगे? मैग्नेट से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, इस बेसिस पे हम लोग मटेरियल्स को क्लासिफाई करेंगे। मैग्नेटिक मटेरियल्स अट्रैक्टेड टू मैग्नेट, जो भी मैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे जैसे कि आयरन निकेल और कोबाल्ट, उनको मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा। Non-magnetic materials like plastic, wood and glass do not show any attraction to magnet। अब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे कि प्लास्टिक है, वुड है, ग्लास है, ये सब क्या शो करते हैं, अट्रैक्शन शो नहीं करते हैं। विच इज द की प्रॉपर्टी ऑफ सॉर्टिंग वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। हम लोग इससे वेस्ट को सॉर्ट आउट करते हैं और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन को सॉर्ट करते हैं।
ठीक। कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब कुछ मटेरियल्स कंडक्टर्स होते हैं और कुछ मटेरियल्स इंसुलेटर्स होते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं? मैम वो होता है जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी से पास आउट होता है, और इंसुलेटर्स वो होता है जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी से पास आउट नहीं होते। हम्म। कंडक्टर्स का एग्जाम्पल क्या है? मैम मेटल्स। हम्म। सी वाटर, कॉपर हाँ मेटल, जी सिल्वर इज अ मैम। मेटल। ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंडक्ट इंसुलेटर्स क्या है? वुड, रबर, ऑयल, ये सब इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इनमें से इजीली पास नहीं होती है। मटेरियल्स आर क्लासिफाइड एज कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू ट्रांसमिट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग मटेरियल्स को कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की एबिलिटी पे मतलब अगर हम मटेरियल्स को कैसे फ्लाई क्लासिफाई करते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को इजीली अलाउ करते हैं कि वो उनमें फ्लो हो। और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जो ये अलाउ नहीं करते हैं कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी उनसे इजीली फ्लो कर जाए। जो जो कंडक्टर्स होते हैं उनसे हम लोग वायर्स बनाते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं। क्यों वायर्स बनाते हैं? कॉपर के वायर बनते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, वो कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है कॉपर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कॉपर लिखा हुआ है ना, क्यों? क्योंकि उससे वायर्स हम बनाते हैं, उससे इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। इंसुलेटर्स जस्ट लाइक रबर, वुड, ये रेसिस्ट करते हैं या लो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, मतलब ये इजीली पास नहीं होने देते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। रबर हो गया, वुड हो गया, तो इनसे क्या होता है? हम लोग ऐसी चीजें बनाते हैं जिनसे जो हमें इलेक्ट्रिक जब हम कोई भी इलेक्ट्रिक काम करें तो उनसे हमें वो सेफ रखे, मेकिंग देम सेफ फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड किचन टूल्स। अब जैसे कि रबर के ग्लव्स बनते हैं, रबर की स्लिपर्स बनती हैं। क्यों बनती हैं? कि हम कोई भी अगर इलेक्ट्रिक काम कर रहे हैं तो उनसे हमें शॉक ना लगे, करंट ना लगे, क्योंकि रबड़ एक इंसुलेटर है, वो एक बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो उससे हमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगेगा अगर हम रबड़ की कोई भी चीज का यूज करेंगे। ठीक। आरोही समझ आ रहा है? यस। यस मैम। अब मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, पहले मटेरियल तो पढ़ लो। मैम मुझे मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल समझ नहीं आया। अच्छा, मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है। जो मटेरियल्स आयरन, निकेल और कोबाल्ट के बने होते हैं उनको मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है। कभी भी किसी भी मैग्नेट को लोहे आयरन के पास में लेके जाओगे तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। मैग्नेट देखा है कभी? यस मैम। हम्म। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे कि प्लास्टिक है, वुड है, ये मैग्नेट को इंटरैक्ट नहीं करती है, इससे मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो जो मटेरियल्स मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेते हैं उनको हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। और जो मटेरियल्स मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करते हैं उनको हम लोग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे कि आयरन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ये मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे कि प्लास्टिक है, वुड है, ग्लास है, ये सब मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग इन्हें नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। But non-magnetic materials like plastic, wood, glass do not show any attraction to magnet. ये materials जो हैं प्लास्टिक, वुड, ग्लास, ये मैग्नेट से अट्रैक्शन शो नहीं करते हैं।
ठीक, समझ आया? यस मैम। बताओ आरोही, मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं? मैम मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं आयरन, एंड आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं? मैम प्लास्टिक, देखो, ग्लास। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स वो सारे मटेरियल्स जो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, वो सारे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हैं। अगर हम मैग्नेट के बेसिस पे क्लासिफाई करें, जो चीजें मैग्नेट को इंटरेक्ट कर रही हैं उस बेसिस पे अगर हम कैटेगराइज करें, तो वो सिर्फ वो मटेरियल्स जो मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सिर्फ वो मैग्नेटिक मटेरियल होंगे। अदरवाइज जितने मटेरियल्स बचे रहेंगे वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में ही क्लासिफाई होंगे। नॉट ओनली प्लास्टिक, वुड एंड ग्लास, जितने भी मटेरियल्स अदर देन आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट, जितने मटेरियल्स बचे हुए हैं सब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में ही क्लासिफाई होते हैं। ठीक, यस मैम। क्लियर है? यस मैम। अब मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? मैग्नेट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स ओनली मेड फ्रॉम आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट। मैग्नेट सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा जो कि आयरन, निकेल और कोबाल्ट से बने हुए होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, अब मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। तो मैग्नेट हैव टू पोल्स, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, पोल्स हमेशा पेयर में ही होंगे। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, पोल्स कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते हैं। मतलब अगर नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल भी होगा। किसी मैग्नेट में अगर नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल भी होगा, वो कितना भी छोटा मैग्नेट हो। मैग्नेट हमेशा पेयर में ही होते हैं। अपोजिट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर, दो मैग्नेट के अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर, दो मैग्नेट के लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब अगर नॉर्थ नॉर्थ है तो वो रिपेल करेगा, साउथ साउथ है तो वो रिपेल करेगा। ठीक है, यस मैम। अब समझ में आया मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स? यस मैम। ओके। कंडक्टर ऑफ हीट एंड कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी समझ में आया? यस। आरोही समझ आया? यस मैम। इंट्रोडक्शन टू प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम। मटेरियल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी ना किसी मटेरियल का बना हुआ होता है। एंड देयर प्रॉपर्टीज डिटरमाइन हाउ दे आर यूज। किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी हमें ये डिटरमाइन करने में, ये बताने में हेल्प करती है कि हम उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज सच एज हार्डनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड कंडक्टिविटी dedicate द सुटेबिलिटी ऑफ मटेरियल फॉर स्पेसिफिक टास्क। हमने बताया था ना कि मैटर की जो मटेरियल्स की जो भी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि हार्डनेस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, अपीयरेंस है उसका, उसकी कंडक्टिविटी है, उसकी ट्रांसपेरेंसी है, ये सब हमें हेल्प करती है कि हम एक ऑब्जेक्ट के लिए सही मटेरियल चूज करें। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए हमें स्पेसिफिक मटेरियल चूज करना होता है। तो यही प्रॉपर्टीज हमको हेल्प करती हैं कि हम कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए एक सही मटेरियल चूज करें। अंडरस्टैंडिंग दीज कैरेक्टरिस्टिक्स अलाउ इंजीनियर्स एंड डिजाइनर्स टू सिलेक्ट द बेस्ट मटेरियल फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। यही कैरेक्टरिस्टिक्स अलाउ करती हैं किसी भी इंजीनियर को या किसी भी डिजाइनर को ये सिलेक्ट करने में कि किसी भी सब्सटेंस के लिए कौन सा मटेरियल एकदम बेस्ट है, मतलब उनकी सेफ्टी के लिए और एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए। मेटल्स
Plastics, wood, and glass each serve unique purpose based on their physical nature. अलग अलग मटेरियल्स जैसे कि मेटल है, प्लास्टिक है, वुड है, ग्लास है, ये सब अपनी एक अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, अपने एक अलग पर्पस शो करते हैं। मेटल से हम अलग अलग चीजें बनाते हैं, अलग अलग मेटल्स अलग अलग चीजों में काम आते हैं। प्लास्टिक से हम अलग चीज, प्लास्टिक अलग चीजों में काम आती है। तो अलग अलग मटेरियल्स हैं, वो अलग अलग चीजों को, अलग अलग चीजों के लिए यूज हो रहे हैं, अपने एक यूनिक पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं। सारे मटेरियल्स का अपना एक यूनिक काम होता है। किसके बेसिस पे? उनके फिजिकल नेचर के बेसिस पे। ठीक है, समझ में आया? यस। उसके बाद एक्सप्लोरिंग ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स क्या 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 होते हैं प्रियल? मैम वो होता है जिससे हम पूरा अच्छे से हम देख सकते हैं। देख सकते हैं, जैसे अगर लाइट जल रही है किसी रूम में तो रूम तो हमें अच्छे से दिखेगा ही, वो होते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। नो नो मैम, नो मैम। जैसे कि कोई शीशा है जो आजू बाजू से पूरा एकदम मतलब वैसा है शीशा इससे एग्जाम्पल नहीं ट्रांसपेरेंट। होगा। हाँ तो अच्छा, फिर हम ग्लास, वो वाला आर शीशा, पार ग्लास, अच्छा अच्छा। आर पार देख सकते हैं, वो अच्छा होते अच्छा, हैं ठीक ठीक, हाँ ट्रांसपेरेंट। मिरर, मैंने सोचा मिरर कह रही हूँ, सॉरी। Transparent materials are clear and allow light to travel through them without being scattered. ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो में ये अलाउ करते हैं कि हम अदर, जो भी उनका अदर साइड है, उस साइड हम एकदम क्लियर देख सके। वो लाइट को अलाउ करते हैं कि वो उनसे पास हो जाए एकदम क्लियरली, बिना स्कैटर्ड हुए। स्कैटर्ड हुए मतलब एकदम, देखो ये जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इसमें तुम लोग क्या देख रहे हो कि जो जितनी भी लाइट है वो पूरी पास हो रही है। मान लो ये एक ग्लास है, ठीक है, मान लो ये एक ग्लास है, जो भी लाइट टॉर्च से आ रही है वो पूरी पास हो रही है बिना स्कैटर्ड हुए। स्कैटर्ड हुए मतलब बिना बिखरे, ठीक है। तो बिना स्कैटर्ड हुए यहाँ पे लाइट पूरी पास हो रही है, और एक एक लाइट की बीम पास हो रही है, कोई भी लाइट स्किप नहीं हो रही है, एक भी लाइट की बीम जो है वो स्किप नहीं हो रही है, मतलब हट नहीं रही है। ठीक है, तो जितनी लाइट है उतनी पास हो जाती है इसमें से इजीली और क्लियरली, हमें जो दूसरी साइड होती है उस ऑब्जेक्ट की वो क्लियरली दिखती है। Yeah, तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स आर क्लियर एंड अलाउ लाइट टू ट्रेवल थ्रू देम विदाउट बीइंग स्कैटर्ड। कॉमन एग्जांपल ऑफ कॉमन एग्जांपल्स इंक्लूड ग्लास विंडोज, शीशे की जो विंडोज होती हैं वो, क्लियर प्लास्टिक वाटर बॉटल्स एंड क्लीन वाटर। बिकॉज लाइट passes थ्रू them easily, we can see objects clearly on the other side। क्योंकि ये जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं इनमें लाइट इजीली पास हो जाती है और इनके अदर साइड हम क्लियरली देख सकते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? ग्लास विंडो, क्लियर प्लास्टिक वाटर बॉटल एंड क्लीन वाटर। ठीक, समझ आ रहा है? यस मैम। आरोही, समझ आया? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। अब है ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स क्या क्या होते हैं? क्या होते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल प्रियल? मैम वो होता है जिससे लाइट ना बहुत थोड़ी सी मतलब पास होती है। सम लाइट, ओके। सनलाइट। इसमें लाइट स्कैटर्ड होती है कि नहीं होती है? यस वो होती है क्योंकि वो बहुत थोड़ी सी होती है मतलब। अच्छा, क्या एग्जांपल्स होते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स के? व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स? प्रियल, कहाँ देख रही हो? मैम मैं सोच रही हूँ आपने जो अभी बोला। इसके एग्जांपल्स है बटर पेपर, वैक्स पेपर, कुछ बहुत पतले फाइबर्स जिनसे हम कर्टन्स बनाते हैं, वो वाले फाइबर्स। ये एग्जांपल्स हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स के।
तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू देम बिकॉज दे स्कैटर इट एज इट ट्रेवल। देखो, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे कुछ लाइट पास होती है, मतलब पूरी लाइट पास नहीं होती, और वो स्कैटर कह तो रहे हैं। हम्म। हम्म। कुछ ही लाइट इनमें से पास होती है और स्कैटर हो जाती है। दिस मेक्स ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड लुक ब्लरी और फ्लरी rather देन शार्प। अब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या थे, उसमें हमें एकदम साफ जो भी ऑब्जेक्ट्स उनके अदर साइड पे थे वो एकदम क्लियर विजिबल हो रहे थे, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट्स ब्लर हो जाएंगे। इनमें ऑब्जेक्ट्स ब्लर हो जाते हैं और हमें एकदम शार्प नहीं दिखते। इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है? फ्रॉस्टेड ग्लास, वैक्स पेपर, एंड सम थिन फैब्रिक्स लाइक कॉटन। ओके, अब देख लो, ये पिक्चर बनी हुई है ट्रांसलूसेंट की भी। इसको बढ़ा रहे हैं तो हम्म दिख रहा है आरोही? देखो, ट्रांसलूसेंट में सारी लाइट ट्रेवल नहीं कर रही है, कुछ लाइट यहीं पे रुक जा रही है। मतलब अगर मान लो ये हमारा ग्लास है, मान लो ये हमारा ग्लास है, या सॉरी ग्लास नहीं, ट्रांसलूसेंट का एग्जांपल मान लो ये बटर पेपर है या वैक्स पेपर है। तो इसमें से हमें सारी जो भी हम टॉर्च से लाइट मार रहे हैं वो सारी नहीं जा रही है, कुछ लाइट यहीं पर रुक जा रही है और कुछ लाइट यहाँ तक आ जा रही है। तो जो लाइट यहाँ तक आ जा रही है उससे तो हमको दिख रहा है, और जो नहीं आ रही है वो यहीं रुक जा रही है, इसी वजह से हमें नहीं दिख रहा है, इसी वजह से हमें ब्लर दिख रहा है, क्योंकि सारी लाइट नहीं आ पा रही है। ठीक है, क्यों ब्लर दिखता है? क्योंकि कुछ लाइट यहीं पे रुक जाती है, पूरी लाइट नहीं आ पाती है, इसीलिए हमें इसमें ब्लर दिखने लगता है। ओके, समझ आया? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। आरोही समझ आया? यस मैम। उसके बाद है आइडेंटिफाइंग ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स। ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम। ये ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनसे बिल्कुल भी लाइट पास नहीं हो रही होती है, बने हुए हैं ना। ट्रांसपेरेंट में पूरी लाइट पास हो जाती है, ट्रांसलूसेंट में थोड़ी बहुत लाइट पास होती है, थोड़ी बहुत नहीं भी होती है। ओपेक्यू में बिल्कुल भी लाइट पास नहीं हो रही है, मतलब इस ऑब्जेक्ट के इस साइड बिल्कुल भी लाइट नहीं जा रही है, जो भी लाइट है वो इधर ही रुक जा रही है ना। यस। हम्म। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ओपेक्यू की डेफिनेशन क्या होती है। ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम, इंस्टेंट दे ईदर एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट द लाइट दैट स्ट्राइक्स द सरफेस। देखो, या तो ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या तो ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं लाइट को जो भी उनके सरफेस पे स्ट्राइक करती है। जैसे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, या तो ये ऑब्जेक्ट इसको, या तो ये ऑब्जेक्ट, जिस भी ओपेक्यू ऑब्जेक्ट पे हम टॉर्च से लाइट डाल रहे हैं, मान लो वुड है, ठीक है, मान लो हम लोग वुड पे लाइट डाल रहे हैं टॉर्च से, तो क्या होगा? या तो वुड उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, या तो वुड उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, या तो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। मतलब अगर लाइट ऐसे जा रही है, रिफ्लेक्ट बैक करने का मतलब अगर लाइट ऐसे जा रही है तो फिर वो उसी पार्ट पे वापस आ जाएगी, इसका मतलब होता है रिफ्लेक्ट बैक करना। ठीक है, तो या तो ओपेक वो ऑब्जेक्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या तो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं लाइट को, जो भी लाइट उनके सरफेस पे स्ट्राइक करती है, मतलब पड़ती है। बिकॉज दे ब्लॉक द पार्ट ऑफ लाइट, क्योंकि ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो लाइट के पार्ट को ही ब्लॉक करते हैं, मतलब लाइट को आगे जाने ही नहीं देते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्रिएट डिस्टिंक्ट शैडो व्हेन दे प्लेस्ड इन लाइट सोर्सेस। जब ये लाइट के सामने प्लेस्ड होते हैं तो ये शेडो बनाते हैं। कोई भी ओपेक्यू ऑब्जेक्ट अगर लाइट के सामने रखा हो, सामने है, तो वो उससे शेडो फॉर्म करता है। अब देखो, दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक्यू में। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? अलाउ और ऑल और मोस्ट ऑफ द लाइट ट्रेवल थ्रू। देखो यहाँ दो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं डिफरेंस में।
पूरी लाइट फ्लो कर जाएगी या तो ज्यादातर लाइट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में फ्लो हो जाती है। इट्स पॉसिबल टू सी क्लियरली थ्रू ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये पूरी तरह से पॉसिबल है कि हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के अदर साइड भी देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं वो। अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू, कुछ ही लाइट इसमें से पास हो पाती है। इट्स नॉट पॉसिबल टू सी थ्रू ट्रांसलूसेंट मटेरियल, कभी कभी ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम ट्रांसलूसेंट मटेरियल के अदर साइड देखें। ठीक है। ब्लॉक ऑल द लाइट पासिस थ्रू, ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, सारी की सारी लाइट ब्लॉक कर देते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल टू सी थ्रू दीज मटेरियल्स, इन जो भी मटेरियल ओपेक ऑब्जेक्ट से बने हुए हैं इनकी इनकी अदर साइड पे देखना पॉसिबल नहीं है। ओके, समझ में आया? यस मैम। Materials allow neatly all light to pass through clear window. Glass is an example of transparent object. Materials, अब ट्रांसलूसेंट क्या होता है, मटेरियल्स अलाउ लाइट सम और लिटिल पास थ्रू देम। फ्रॉस्टेड ग्लास, टिश्यू पेपर आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल। opaque objects, materials that not allow any light to pass through, जो materials बिल्कुल allow नहीं करते कि उनसे light pass हो। wood and metal are example of no light passing through। wood और example opaque objects के examples हैं। The dark image on the surface caused by something that blocks the light from the sun। shadow कैसे बनती है, शेडो क्या होती है, द डार्क इमेज ऑन द सरफेस कॉज्ड बाय समथिंग दैट ब्लॉक्स द लाइट फ्रॉम द सन। कोई भी सोर्स ऑफ लाइट से, वो सन हो सकता है, वो बल्ब हो सकता है, जब हम लाइट के पार्ट को ब्लॉक कर देते हैं तो वहां पे शेडो बनने लगती है उस चीज की। ठीक है। हम्म, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। आरोही, इतने में कोई डाउट? नो मैम। ओके। कंपैरिजन ऑफ लाइट वेट। हम्म, कंपेयरिंग लाइट इंटरैक्शन। अब लाइट इंटरैक्शन को कंपेयर करते हैं ट्रांसपेरेंट opaque और ट्रांसलूसेंट में। बाय ऑब्जर्विंग हाउ मटेरियल्स इंटरैक्ट विथ लाइट वी कैन डिटरमाइन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। We can test object by shining a flashlight through them to observe if light passes clearly, appear blurry or completely stopped. This practical classification is essential for understanding optics and the behavior of light. ठीक है, देखो अब क्या हमें ये एक एक्सपेरिमेंट है बेसिकली कि अगर हम फ्लैश लाइट को शाइन करवाएं किसी भी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करवाएं, मारें, तो क्या होगा, या तो वो क्लियरली विजिबल हो जाएगा तो वो ट्रांसपेरेंट है, अगर वो ब्लर दिखता है उसमें से तो वो ट्रांसलूसेंट है, और अगर लाइट एकदम कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है, लाइट का पाथ एकदम कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है, तो वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, समझ आया? यस मैम। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, हार्डनेस और सॉफ्टनेस क्या होता है ये। मटेरियल्स आर क्लासिफाई बेस्ड ऑन देयर फिजिकल, materials are classified based on their physical properties with hardness being a key characteristic.
A hard material is one that resists deformation or scattering such as iron or diamond. देखो हम कैसे किसी भी मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं, उनकी अपीयरेंस पे, उनकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस पे, वो कितने हार्ड है, वो कितने सॉफ्ट है। ठीक है। Conversely, soft material can be easily compressed, bent like sponge, cotton. Understanding these properties help in choosing the right material for construction and manufacturing. अब देखो, अगर कोई भी मटेरियल हार्ड है तो वो क्या होगा, उसका हम डीफॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे वुड बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो वुड का डीफॉर्मेशन करना बहुत मुश्किल है। ठीक है। आयरन है, डायमंड है, इन सारी चीजों का शेप चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। अब उसी जगह पे अगर हम कोई भी सॉफ्ट मटेरियल को देख लें, अब हाँ, हार्ड मटेरियल्स इजीली कंप्रेस भी नहीं हो सकते हैं, बेंड भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है। और उसी जगह पे अगर हम सॉफ्ट मटेरियल को देखें तो सॉफ्ट मटेरियल इजीली बेंड हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। तो सॉफ्ट मटेरियल के क्या क्या एग्जांपल्स दिए हुए हैं? स्पॉन्ज, कॉटन। ठीक है। और हार्ड मटेरियल्स लाइक वुड, आयरन, डायमंड। तो मटेरियल्स आर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल। हार्डनेस और सॉफ्टनेस किसी भी मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है। हार्डनेस और सॉफ्टनेस किसी भी मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। मतलब हम किसी भी मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे देख सकते हैं, ये सॉरी, किसी भी मटेरियल की हार्डनेस और सॉफ्टनेस फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। मतलब हम उन्हें देख करके और छू करके पता कर सकते हैं कि ये मटेरियल कितना हार्ड है और कितना सॉफ्ट है। इसलिए हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। ओके। प्रियल, क्या कर रही हो? um, समझ में आ रहा है? प्रियल, ये क्या कर रही हो, कहाँ देख रही हो आज तुम? बिजी हो क्या? no है। समझ में आया हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस? यस मैम। आरोही, समझ में आ रहा है? यस मैम। हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस में कोई डाउट? नो मैम। ओके। हम्म। हम्म। अब देखते हैं फ्लोटिंग एंड श्रिंकिंग, जो कि डेंसिटी पे बेस्ड होता है। When an object is placed in a liquid, when an object is placed in a liquid, it is either float or shrink based on its density relative to the liquid. देखो, डेंसिटी रिलेटिव, ये सब चीजें तो आगे आप लोग पढ़ेंगे कि किस सब्सटेंस की कितनी डेंसिटी होती है। ये सब चीजें तो आगे की हैं, लेकिन अब ये हम देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लिक्विड में प्लेस करेंगे तो वो या तो फ्लोट करेगा या तो श्रिंक कर जाएगा। मतलब या तो तैरेगा या तो नीचे चला जाएगा। ठीक है। तो इट विल ईदर फ्लोट और श्रिंक बेस्ड ऑन इट्स डेंसिटी। डेंसिटी, लिक्विड के रिलेशन में उस मटेरियल की डेंसिटी पे ये चीज डिपेंड करती है कि वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या फिर श्रिंक करेगा। इफ एन ऑब्जेक्ट इज डेंसर देन द वाटर, इट डिप्लेसेस, इट विल श्रिंक। अगर वो ऑब्जेक्ट डेंसर है, भारी है, तो वो श्रिंक कर जाएगा, नीचे चला जाएगा। इफ इट इज लेस डेंसर, इट विल फ्लोट। अगर वो हल्का होगा, अगर वो उस लिक्विड के कंपैरिजन में, कोई भी मटेरियल अगर लिक्विड के कंपैरिजन में हल्का होगा तो वो फ्लोट होगा। अगर वो लिक्विड के कंपैरिजन में हैवी होगा, डेंस होगा, तो वो श्रिंक कर जाएगा, नीचे चला जाएगा। दिस कंसेप्ट इज फंडामेंटल टू अंडरस्टैंड हाउ शिप्स मेड ऑफ हेवी स्टील्स एंड एबल टू स्टे अफ्लोट। ठीक है।
समझ में आया? यस मैम। यस मैम। हार्डनेस, फ्लोटिंग और श्रिंकिंग समझ में आया? यस मैम। प्रियल एंड आरोही, कोई डाउट? नो मैम। कोई ऐसा मैम। टॉपिक जो ना समझ में आया हो? नो नो मैम। मैम। ओके, थैंक यू। मैम। मैम थैंक्स मैम।